So hello, today we are starting a new chapter, vector algebra. वेक्टर से आप पहले ही काफी फेमिलियर हैं मैथ्स में, फिजिक्स में. थोड़ा पहले बेसिक्स को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे. सो वेक्टर बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटी उसका जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. A quantity that has magnitude as well as direction is called a vector quantity. डायग्राम होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर. इसके एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, आप फेमिलियर होंगे इन सब चीजों से. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. जैसे आप बोल रहे हो कि मैं 50 किलोमीटर चला टुवर्ड्स साउथ, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया. उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि फोर्स. फोर्स आप मैग्नीट्यूड लगाते हो, जैसे आपने एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर आपने फोर्स लगाया इस तरीके से, तो आप डायरेक्शन भी दे रहे हो उसको, एक मैग्नीट्यूड भी दे रहे हो, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. इसी के अलावा जैसे स्केलर में क्या बात करते हैं हम लोग, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. एफ डॉट डेल्टा एक्स होता है ना, एफ डॉट डेल्टा एक्स डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है. तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हम सबसे फेमिलियर हैं हम, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा. बट मैं अब वेक्टर्स को ड्रॉ करने के नोटेशन पे जाता हूँ. ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं वेक्टर्स को नोटेट बेसिकली ड्रॉ करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट. जैसे कि कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए बी कोई वेक्टर है. ए बी वेक्टर में एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है. तो वैसे जैसे मैंने ए बी लिखा है, इसका मतलब क्या है? ए से लेकर बी, ये ए पॉइंट होगा, ये आपका बी पॉइंट होगा. तो एक वेक्टर है, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी के बीच में, ये तो होगा उसका मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन क्या होगी? ए से लेकर बी. तो मैंने वो डायरेक्शन एरो से बता रखी है. तो ए जो पॉइंट है वो है मेरा इनिशियल पॉइंट, इसको हम कई बार टेल भी बोलते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर. और बी है मेरा टर्मिनल पॉइंट, जहां पे मेरा वेक्टर एंड हो रहा है, इसको हम कई बार हेड भी बोलते हैं. यानी ए बी जो दूरी है वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, जो लेंथ है वो हो गया मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बी वेक्टर के आगे हम एक लगा देते हैं मॉड. इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ठीक है, जो एरो बताता है डायरेक्शन बता रहा है, इसकी ए से लेकर बी की तरफ डायरेक्शन है. और कई बार जरूरी नहीं हम एंड पॉइंट टर्म्स में लिखें, हम कई बार किसी वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं कि ए वेक्टर लिख दिया हमने. जब ए वेक्टर लिखता हूं उसका मतलब क्या है? एक वेक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है? ए है, उसका डायरेक्शन में एरो से बताना, तो उसको मैं ए वेक्टर लिख देता हूं इस तरीके से. ये भी नोटेशन है. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हम इस तरह लिखेंगे, मॉड ऑफ ए बराबर ए लिख देंगे. और कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है. ठीक है, तो मॉड ऑफ ए हमेशा पॉजिटिव ही होता है, या जीरो होगा अगर नल वेक्टर होगा तो. ठीक है, तो ये इस तरह नोटेशन है, बेसिकली हेड टेल का नोटेशन ये है. इसके बाद आप देखते हैं पोजीशन वेक्टर. ठीक है, किसी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर का बोलते हैं. और इसी में मैं एक छोटा सा पॉइंटर जोड़ना चाहूंगा कि एक यूनिट वेक्टर आप जानते हैं क्या होता है. यूनिट वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन वही रहेगी जो ए बी की है. यानी अगर मुझे ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो क्या होगा? मान लीजिए एक और वेक्टर बना रहा हूं मैं, ये वेक्टर है. अब ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है मान लीजिए, जिसकी डायरेक्शन वही है, बस मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा. तो मैं यूनिट वेक्टर कैसे लिखूंगा? उसको मैं लिख लूंगा, मान लीजिए ये वेक्टर है मेरा ए बी कैप. ए बी कैप दिखाता है, कैप जनरली हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं, ये कैप का नोटेशन होता है. ए बी कैप इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. तो इसके लिए क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर को मैं मॉड ए बी से डिवाइड कर दूंगा. ऐसा करने से क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो आपका कम हो गया, 1 हो गया, और डायरेक्शन आपकी वही की वही रही. ठीक है, तो ए बी वेक्टर को यदि मैं इससे डिवाइड करूं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो उतने टाइम्स कम हो गया, यानी 1 हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपकी वही की वही रही. ए बी कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी. इसी तरीके से छोटे वाले ए के लिख सकता हूं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर. यानी इसी ए वेक्टर की दिशा में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, वो होगा ए कैप. ठीक है, जैसे कि हम एक्स एक्सिस के लिए क्या बोलते हैं? आई कैप लिखते हैं, वाई के लिए जे कैप लिखते हैं, और जेड के लिए के कैप लिखते हैं. तो वो क्या होता है? एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है रिस्पेक्टिवली. सो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट. पोजिशन वेक्टर बेसिकली किसी पॉइंट की पोजिशन बताता है, प्लेन में या 3D में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बेसिकली. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन बताता है. जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है. ठीक है, मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, ये मान लीजिए आपकी y एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है, और आपकी तरफ बाहर की तरफ निकली हुई वो है आपकी x एक्सिस. तीनों ही क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? x क्रॉस y इज इक्वल टू z. आपको बताया था ना मैंने, x y z. ये डायग्राम याद रखा करें. x क्रॉस y क्या होगा? z होगा. y क्रॉस z क्या होगा? x होगा. और z क्रॉस x क्या होगा? y होगा.
जब भी आप ऑर्डर तोड़ेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, जैसे कि y क्रॉस x क्या हो जाएगा, -z। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर x की तरफ आप अपनी चारों उंगलियां रखेंगे, x की तरफ अपना चारों उंगलियां रखिए, उसको y की तरफ घुमाइए, तो आपका z की तरफ अंगूठा आ रहा है, यानी ये क्या है, आपका राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज आप सीधे हाथ से देख रहे हैं। अगर आप उल्टे हाथ से देखेंगे तो क्या होगा, आपका अंगूठा नीचे आएगा, यानी उसके इसमें z नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फिर लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जनरली हम राइट हैंड ही बनाते हैं, यानी x क्रॉस y क्या होगा, z होगा। लेफ्ट हैंड में x क्रॉस y आपका -z आ जाता है, यानी z नीचे बनता है उस केस में। सो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते ही हैं, 0,0,0 है, ये ऑरिजिन है। और मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये 3D में है, ऐसा नहीं है कि ये YZ प्लेन पे नहीं है, ये कोई 3D में पॉइंट है। अब डायग्राम में ऐसा दिखता है कि ये YZ प्लेन पे है, पर एक्चुअली क्या है, ये 3D में है। तो इसको आप O से आप ज्वाइन करिए इसको, तो ये जो OP वेक्टर होगा ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम कई बार R वेक्टर से भी लिखते हैं, ठीक है। तो OP वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, या फिर और जो R वेक्टर है वो है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कोई पॉइंट हो सकता है x, y, z। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आसानी से कि जो OP की दूरी होगी वो क्या होगी, OP का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आपका x - 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस y - 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, प्लस z - 0 का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं। यानी अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x कैप प्लस x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। OP वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। जो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है x डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इन y डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इन z डायरेक्शन। अब ये x y z का क्या मतलब है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z का मतलब क्या होता है, यदि मैं P पॉइंट से x एक्सिस से परपेंडिकुलर डालूं तो जो पॉइंट आएगा उसकी ओरिजिन से दूरी क्या होगी, x होगी। यदि मैं इस P पॉइंट से y एक्सिस से परपेंडिकुलर डालूं तो उसकी जो ओरिजिन से दूरी होगी इस पॉइंट की वो क्या होगी, y होगी। और यदि मैं इस पॉइंट P से z एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूं तो उस पॉइंट की जो ओरिजिन से दूरी होगी वो क्या होगा, z, ये वाली वैल्यू होगी, राइट। ये तो मतलब होता है, जैसे आप 2D में देखते हो, 2D में मान लो ये पॉइंट है आपका 3,1, इसका मतलब क्या है, इससे आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये क्या आएगा आपका x कोऑर्डिनेट आएगा। इससे आप y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये क्या आएगा आपका y कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा ये डिस्टेंस। और ये 2D में तो ऐसे ही आप 3D में भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। 3D में आप तीनों परपेंडिकुलर डालोगे तो किस तरह डायग्राम बनेगा, तो ये इसका सिचुएशन है। तो ऐसे ही आप कितने भी मल्टीपल पोजीशन वेक्टर्स बना सकते हो किसी प्लेन में। सो परपेंडिकुलर डालना बहुत एक इमेजिनेशन करना इसको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अब डायरेक्शन कोसाइंस। उसमें आप यही देखते हो कि आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और कॉस ऑफ दैट एंगल इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। तो वो हम अब पढ़ते हैं इसके बाद, डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y एक्सिस है, ये इधर z एक्सिस है और ये इधर x एक्सिस है। और लेट से कोई पॉइंट P कुछ ऐसा है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं, उससे यदि मैं परपेंडिकुलर डालूं, मान लो मैं x पे परपेंडिकुलर डालता हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने x पे परपेंडिकुलर डाला उस पॉइंट से, मान लो ये एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और मैंने y पे परपेंडिकुलर डाला, मान लो ये एंगल कुछ 90 डिग्री बन रहा है, और z पे मैंने परपेंडिकुलर डाला। क्योंकि अब 2D प्लेन में 3D डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं है, तो आपको ऐसे कुछ एक इमेजिनेटिव डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर कैसा होगा इस केस में, O से लेकर P को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर होगा। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है, इस एंगल को बोलेंगे हम अल्फा। ये OP वेक्टर जो पॉजिटिव y से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे बीटा। ऐसा नहीं है कि अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा, ऐसा सुना है? क्योंकि क्या है, ये जो OP है वो 3D में है, आप इमेजिन करो OP 3D में है, OP से जो x के साथ बन रहा होगा वो होगा अल्फा, जो y के साथ बन रहा होगा वो होगा बीटा, और जो z के साथ बन रहा होगा वो होगा गामा। और मान लेते हैं x पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो पॉइंट A है, और जो y पर परपेंडिकुलर डाला है वो पॉइंट B है, और z पर डालने वाला पॉइंट C है। तो आप कोई भी केस ले लीजिए, जैसे आप ये वाला केस लेते हैं O से P और आपने ये परपेंडिकुलर डाला, प्लेन में देखेंगे तो आपको ऐसा डायग्राम देखेगा आपको, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका O पॉइंट है और ये आपका A पॉइंट है। तो आपने इस तरह परपेंडिकुलर डाला है और ये एंगल है आपका अल्फा, और ये जो OA की वैल्यू है ये क्या होगी, OA की वैल्यू होगी आपकी x कोऑर्डिनेट,
पी से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे एक्स पे वही तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो ओ ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसी ओ बी की वैल्यू क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट। ओ सी की वैल्यू क्या होगी, जेड। इस ट्राइंगल में यदि आप देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लेते हैं हम जो हमारा जो वेक्टर है ओपी उसकी लेंथ यदि हम आर मान लें तो आप निकाल सकते हो कि कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी एक्स अपॉन आर। इसी तरीके से आप एक बना सकते हो ओपीबी ट्राइंगल बना सकते हो। ओपीबी में आप देख पाओगे कि हाइपोटेनस कौन सा है, ओपी है। अगर आप ट्राई देखो इन ट्राइंगल ओपीबी, ओपीबी ट्राइंगल में क्या है, बी एंगल 90 डिग्री है, तो ओपी आपका हाइपोटेनस होगा। तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस बीटा होगा आपका ओबी अपॉन ओपी, यानी कि ये हो जाएगा आपका वाई अपॉन आर। और इसी तरीके से जो कॉस गामा की वैल्यू होगी वो भी आप देख पाओगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ओपी हाइपोटेनस है, वो हो जाएगा ओसी अपॉन ओपी, ये हो जाएगी आपकी जेड अपॉन आर। और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है ये है आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ये है आपके डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस नाम क्यों पड़ा, ये एक तो ये कॉस है इसलिए कोसाइंस नाम पड़ा है, और डायरेक्शंस बताते हैं ये आपको। अगर आपको पता हो कि आपका जो ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे है, वाई एक्सिस से इतने एंगल पे है और जेड एक्सिस से इतने एंगल पे है, तो आप उसको पता कर लोकेट कर सकते हो कौन सा वेक्टर होगा। यानी ये जो एंगल्स हैं आपको डायरेक्शन बताते हैं। और यानी आप देख सकते हो कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका आर कॉस अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आर कॉस बीटा, और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आर कॉस गामा। यानी अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से अगर आप पॉइंट लोकेट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, एक जो पी पॉइंट है उसको आप ऐसे लिख सकते हो आर कॉस अल्फा कॉमा आर कॉस बीटा कॉमा आर कॉस गामा। तो एक्स वाई जेड को आप डायरेक्शन कोसाइन की टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हो। यानी यदि आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पता हो और आप उसको उस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता हो तो उसका आप पॉइंट लोकेट कर सकते हो। और इनके लिए हम सिंबल्स भी यूज करते हैं, एल एम और एन। यानी एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा ये होता है, और कॉस बीटा को हम बोलते हैं एम, और कॉस गामा को हम बोलते हैं एन। यानी एक तरह से आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एल इंटू आर। तो आप इसी कोऑर्डिनेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हो जाएंगे एल आर कॉमा एम आर कॉमा एन आर। यानी जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो आर है तो कांस्टेंट ही तीनों में, यानी ये डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है। और इसी को एल आर एम आर और एन आर को क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज। ये आप 3D में पढ़ोगे एक्चुअली सब कुछ, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस है 3D में। किसी भी स्ट्रेट लाइन प्लेन या स्फीयर को हम मतलब इन्हीं चीजों समझाते हैं डायरेक्शन कोसाइन से और डायरेक्शन रेशियोज से। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे एल आर एम आर एन आर। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन रेशियोज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब जैसे डायरेक्शन कोसाइन से बेसिकली आपको डायरेक्शन बताते थे, और कोसाइन फॉर्म में से डायरेक्शन कोसाइन इसलिए नाम था, बट जनरली हम डायरेक्शन कोसाइन यूज कम करते हैं, डायरेक्शन रेशियो यूज करना ज्यादा आसान होता है हमको। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है एक्चुअली, आप बेसिकली किसी भी चीज को जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो इस तरह रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मान लीजिए जैसे मान लो मैंने आपके डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो अगर मैं इन तीनों चीजों को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए सम कांस्टेंट ले लिया मैंने के कॉस अल्फा के कॉस बीटा के कॉस गामा, तो ये जो चीजें आएंगी ना मेरे पास ये हो जाएंगे मेरे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। और यदि इन डायरेक्शन कोसाइंस को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपका बदल जाता है डायरेक्शन रेशियोज की टर्म्स में। यानी अगर आप इसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा और आर कॉस गामा, ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। और कॉस अल्फा कॉस बीटा हम जानते ही हैं क्या होते हैं, एल एम और एन। यानी ये हो जाएगा एल इंटू आर, ये हो जाएगा एम इंटू आर, और ये हो जाएगा एन इंटू आर। यानी ये क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। और डायरेक्शन रेशियो को जनरली हम सिंबल से नोट करते हैं ए बी और सी से। इस केस में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी एल आर, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम आर, और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन आर। तो ये डायरेक्शन रेशियो किसके हैं, वेक्टर के हैं। डायरेक्शन रेशियोज का यूज हम मेनली 3D में करेंगे। इस चैप्टर के हिसाब से कोई इसका यूज अभी है नहीं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज का, और 3D में सब कुछ डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से ही होगा। तो अभी के लिए आप इतना जानकारी आपके लिए काफी है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है। बेसिकली जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैं। यानी बेसिकली आप बोल सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा।
क्योंकि देखो कांस्टेंट आएगा ना, a अपॉन एल क्या आएगा, r आएगा, कांस्टेंट आएगा इस तरीके से। और डायरेक्शन रेशियो को हम ab से नोट करते हैं, इसको 3D में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने, यूज का 3D में देखेंगे।